बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। दूर जाकर रात के सन्नाटे में दूसरी गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो दूसरी गोली खातून ने अपनी पेशानी पर मारी थी। कोठी के अंदर क्या हो रहा है यह अबू दाऊद को मालूम नहीं हो सकता था। उसने परेशान होकर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए राबता किया। इधर मुर्दा जमशेद की जेब से फ़ोन सिग्नल की आवाज़ आ रही थी। पारस वहाँ रुखसाना और हुमैरा के साथ मौजूद था। जमशेद और बूढ़ी खातून की लाश को देखकर कह रहा था, हुमैरा, ये दोनों लाशें तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगी। पुलिस थाने और अदालतों के चक्कर में पड़ जाओगी। हुमैरा भी परेशान होकर यही सोच रही थी। उसी वक्त मोबाइल फ़ोन ने उन्हें मुतवज्जे किया। पारस ने आगे बढ़कर उसकी जेब से फ़ोन को निकाला, फिर बटन दबाकर जमशेद की आवाज़ बनाते हुए और कराहते हुए बोला, मुझे गोली लग गई है, लेकिन मैंने भी दुश्मन को हलाक कर दिया है। प्लीज़ मेरा इंतज़ार करें, मैं आ रहा हूँ। मुझे फ़ौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। दूसरी तरफ से दाऊद ने कहा, तिब्बी इमदाद के लिए अपनी गाड़ी में सर्जन यूसुफ शहाबी के पास जाओ, मैं बाद में राबता करूँगा। पारस ने जल्दी से कहा, ठहरिए, ये हुमैरा क्या क्या करूँ, मैंने इसे निशाने पर रखा है। दाऊद ज़रा सोच में पड़ गया। पारस ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। ये सारा झगड़ा हुमैरा के लिए हुआ था। इस झगड़े में उसका हुसूल दुश्वार हो गया था और अब आसानी ही आसानी थी। उसने पूछा, जमशेद, रुकावट बनने के लिए कौन आया था? तुमने किसे गोली मारी है? पारस ने कहा, मेरे सामने उसकी लाश है, मैं उसे चेहरे से नहीं पहचानता। मेरे ख्याल से ये वही तारिक है जो सोफिया का मुहाफिज बनकर रहता था। अबू दाऊद ने कहा, जहाँ गोलियां चल चुकी हैं वहाँ मेरा आना मुनासिब नहीं। तुम भी वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ। हुमैरा को जिंदा ना छोड़ो, उसे गोली मार दो। उसने राबता ख़त्म कर दिया। इस दौरान पारस फ़ोन पर बातें करता हुआ छुपता छुपाता कोठी से बाहर आया था और दूर तक नज़रें दौड़ा रहा था ताकि उसे दाऊद की जगह मालूम हो जाए। कोठी के इहाते के बाहर आते ही अबू दाऊद ने राबता ख़त्म कर दिया था। रात के सन्नाटे में गाड़ी स्टार्ट होने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। पारस ने उधर दौड़ लगाई। गाड़ी की पिछली सुर्ख रोशनी हरकत में आ गई थी। फिर वो रोशनी आगे जाने लगी। रफ्तार बढ़ रही थी। पारस भी पूरी तेज़ रफ्तारी से दौड़ता जा रहा था। फिर उसने छलांग लगाई और सड़क पर ऊंधे मुंह गिरते हुए एक फायर किया। उसके साथ ही पिछला एक पहिया धमाके से फट गया। तेजी से जाने वाली गाड़ी यकलख्त घूम गई। पक्की सड़क छोड़कर कच्चे ढलवान पर नहर की तरफ जाते हुए एक दरख्त से टकरा गई। पारस सड़क पर से उठकर दौड़ता हुआ गाड़ी के पास आया। स्टीयरिंग सीट खाली थी। अबू दाऊद नहर में छलांग लगाकर तैरता हुआ दूसरी तरफ जा रहा था। पारस ने भी रिवॉल्वर को जेब में ठोंसकर छलांग लगा दी। तैरते हुए उसका ताकुब करने लगा। मैं खामोशी से यह सब कुछ देख रहा था। पारस की मौजूदगी में मुझे मदाखलत का मौका नहीं मिला था। मैंने हुमैरा की सोच में कहा, हमें यहाँ से फ़ौरन जाना चाहिए, वरना पुलिस वाले मुसीबत बनकर आ जाएंगे। हुमैरा ने मेरी मर्जी के मुताबिक रुखसाना से कहा, यहाँ से चलो। रुखसाना ने कहा, रुक जाओ, हमाद को वापस आने दो। हमाद के वापस आने तक पुलिस वाले आ जाएंगे। हुमैरा, यहाँ से जाने के बावजूद तुम पकड़ी जाओगी, क्योंकि कोठी के अंदर 2 लाशें और बाहर 3 बॉडीगार्ड्स की लाशें पड़ी हैं। तुम बेगुनाह हो, ये कत्ल तुमने नहीं किए हैं, इसलिए हौसले से पुलिस वालों का इंतज़ार करो। हुमैरा तेज़ी से चलती हुई कोठी के बाहर आई। रुखसाना परेशान हो गई। कोठी की मालकन जा रही थी। ऐसे में तमाम कत्ल के इल्ज़ामात उस पर लगाए जाते। वो दौड़ती हुई अपनी गाड़ी की तरफ आई। हुमैरा उस वक्त तक गाड़ी में बैठकर कोठी के इहाते से निकल गई थी। मैं उसे आईजी के पास ले जा रहा था ताकि उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए। आईजी अकबर दुरानी की कोठी करीब ही थी। मैंने हुमैरा को वहाँ पहुँचा कर कहा, आप इसका बयान सुने और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दें। ये लड़की हमारे लिए बहुत अहम है। मैं अभी आऊँगा। मैं पारस के पास आया। उसने नहर में तैरने के दौरान ही दुश्मन को दबोच लिया था। दोनों में बराबर की जंग जारी थी। अबू दाऊद योगा का माहिर और अच्छा फाइटर था। पारस का एक ही फौलादी हाथ खाकर समझ गया था कि इस जंग में सिर्फ बचाव की कोशिश करनी चाहिए, वरना दूसरा हाथ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसने लड़ते हुए पूछा, जवान, तुम कौन हो? वो खुद को छुड़ाकर पानी में डूबना चाहता था ताकि पानी के अंदर ही अंदर छुपकर निकल जाए। पारस ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर पानी की सतह के ऊपर लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी तंजीम का हमाद हूँ। क्या भूल गए हो अबू दाऊद? नहीं, तुम हमाद नहीं हो। वो कभी इतना अच्छा फाइटर नहीं रहा। तुम्हारे हाथ फौलादी हैं। मुझसे सौदा करो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा।
अभी 1 घंटे के अंदर अदायगी कर दूंगा। क्या अभी मुझे 1 लाख रुपए दे सकते हो? 1 लाख कुछ भी नहीं, मैं उससे ज़्यादा दूंगा। उसने उसी तरह बालों को मुट्ठी में जकड़ कर किनारे की तरफ ले जाते हुए कहा, चलो, अगर तुमने धोखा नहीं दिया और मुझे रकम दी तो फिर तुम्हारे लिए भी काम करूंगा। वो झांसा देकर उसे किनारे पर ले आया ताकि मारपीट में वक्त ज़ाया ना हो। फिर किनारे पर आते ही उसने एक ज़ोरदार हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। उसके हलक से चीख निकल गई। ऐसा ही लगा जैसे लोहे की सलाख मुंह पर पड़ी हो। नाक और मुंह से खून बहने लगा था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। पारस ने कहा, पापा, शिकार हाँप रहा है, आपको दिमाग में आने से नहीं रोक सकेगा। मैं अबू दाऊद के अंदर पहुंच गया। उसने मुझे महसूस करते ही सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन हाँफने की वजह से ना रोक सका। मैंने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया। वो चीख मारकर उछला और नहर के किनारे घास पर गिरकर तड़पने लगा। पारस उसे मेरे हवाले करने के बाद बोला, पापा, आप कोशिश करें कि ये हमाद की हैसियत से मुझे भूल जाए, वरना मुझे हमाद के खोल से निकलना होगा। इत्मीनान रखो, ये तुम्हें भूल जाएगा। पारस चला गया। अबू दाऊद बड़ा जीदार था। ज़लज़ले के पहले झटके से संभल गया था। मैंने दूसरा बड़ा झटका पहुंचाया तो वो ज़िबा होने वाले बकरे की तरह हलक से आवाज़ें निकालने और तड़पने लगा। उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। मैं उसके खुफिया अड्डों और अहम मातहतों के मुतालिक मालूमात हासिल करने लगा। फिर मैंने आईजी को वो तमाम अड्डे और बड़े बड़े शरीफ मुजरिमों के नाम और पते बताए और कहा, अभी वहाँ रेड ना करें, किसी को भी गिरफ्तार ना करें। मैं उनके चीफ को आपके पास ला रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ आईजी से बातें करता रहा, उधर अबू दाऊद संभलता रहा। दिमाग फोड़ा बन जाए तो तकलीफ़ नहीं जाती, वैसे तकलीफ़ की शिद्दत ख़त्म हो जाती है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर नहर के किनारे से चलता हुआ सड़क पर आ गया था। फायरिंग की आवाज़ों ने और कार के हादसे ने सोने वाले पड़ोसियों और इलाके के लोगों को जगा दिया था। पुलिस वाले आ गए थे। एक पड़ोसी की निशानदही पर हुमैरा की कोठी में गए थे। कुछ कार की तरफ आए थे। अबू दाऊद उनसे दूर नहर के दूसरी तरफ था। किसी सिपाही के रोकने टोकने से पहले एक रिक्शे में बैठकर जा रहा था। दिमाग इस कदर कमज़ोर हो गया था कि वो मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रहा था। खुद को समझा रहा था कि दिमागी तवानाई बहाल हो गई है। कोई दिमाग में नहीं आएगा, अगर वो आएगा तो मैं महसूस कर लूँगा। उसने रिक्शे वाले को मॉडल टाउन चलने के लिए कहा था। वो अपनी खुफिया रिहाइशगाह की तरफ जा रहा था, जो हमारे लिए खुफिया नहीं रही थी। उसने अपनी कोठी में चंद हथियारों के अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ भी रखी थीं जो ज़रा रिसान थीं, दुश्मनों को खामोशी से हलाक कर सकती थीं या उन्हें आसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला कर सकती थीं। मैं उसे कोठी में पहुंचाकर वो दवाएं खिलाकर उसे मज़ीद कमज़ोर बना सकता था, लेकिन उसकी मौजूदा कमज़ोरी बहुत थी। वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ख्वाबगाह में आकर बिस्तर पर लेट गया। इसके बाद मैंने उसे थपक थपक कर सुला दिया। उसके साथ आधे घंटे तक मसरूफियत रही। मैं उस पर अमल करता रहा और वो मेरा मामूल बनता रहा। मैंने आखिर में हिदायत दी कि वो तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद ये भूल जाएगा कि उसके दिमाग में कोई आया था और किसी ने दिमागी अजियतें पहुंचाई थीं। उसे इतना याद रहेगा कि नहर में किसी से मुकाबला हुआ था और वो उससे जान छुड़ाकर आ गया था। ना किसी ने उसका ताकुब करके उसकी रिहाइशगाह देखी है और ना ही कोई उसके दिमाग में आ सकता है। ये भी याद नहीं रहेगा कि उसने वहाँ हमाद को देखा था। मैं उसे तनवीमी नींद सुलाकर आईजी के पास आया। उसे बताया कि मैंने उस पर तनवीमी अमल किया है। आईजी ने पूछा, क्या उसे कानून के हवाले नहीं करोगे? मैंने कहा, वो भारत की एक ख़तरनाक तंजीम का मकामी चीफ है, एक बहुत बड़े ओहदे पर है। मैं उसके अंदर रहकर उस तंजीम के अंदर की अहम बातें मालूम करता रहूँगा। हमें उन गद्दार पाकिस्तानी बाशिंदों के चेहरे नज़र आएंगे जो दौलत हासिल करने और अमेरिका का ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए अपने ही मुल्क को कमज़ोर बनाने में मसरूफ़ रहते हैं। ठीक है, इस तरह तमाम गैर मुल्की जासूस भी हमारी नज़रों में रहा करेंगे। मैंने हुमैरा की रुदाद सुन ली है। इस सिलसिले में क्या चाहते हो? आप उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दें, अदालत से उसकी ज़मानत हासिल कर लें और रस्मी तौर पर 5 अफराद के कत्ल की तफ्तीश कराते रहें। हुमैरा को पहले की तरह आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने दें, वो हमारे बहुत काम आएगी। फिर मैंने पारस के पास आकर उसे अबू दाऊद और हुमैरा के मुतल्लिक बताया। उसने कहा, पापा, ये अच्छा हुआ, आप उसके अंदर रहकर इस तंजीम के चीफ रहेंगे। उनका जूता उनके मुंह पर मारेंगे। वैसे आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा, यहूदियों की तंजीम मोसाद दिल्ली में है, उसके जासूस वहाँ से यहाँ आते हैं।
भारत और इसराइल एक दूसरे के गठजोड़ से हमारी कौम और हुकूमत के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। मेरी पहली कोशिश यही होगी कि तुम यहाँ से दिल्ली जाओगे और मोसाद की तंजीम की जड़ें वहाँ से उखाड़ फेंकोगे। रॉ तंजीम के अहम अफराद ने जमशेद राना की मौत का बहुत असर लिया था। वो अबू दाऊद का दस्ते रास्त समझा जाता था। इधर पिछले 2-4 दिनों से तंजीम के ऐसे ही अहम अफराद कत्ल हो रहे थे या हादसे का शिकार हो रहे थे। अब यह ख्याल कायम हो रहा था कि तंजीम के अहम फर्द शमशाद अली को हादसा पेश नहीं आया था, बल्कि टेलीपैथी ने उसे हलाक किया था। हुमैरा की कोठी में बेगम शमशाद और जमशेद राना का कत्ल और 3 बॉडीगार्ड्स की लाशें भी यही यकीन दिला रही थीं। इसलिए पाकिस्तान में अब ज़्यादा मोहतात रहकर काम करने के सिलसिले में गौर किया जा रहा था। दूसरे दिन इस मकसद के लिए एक खुफिया इजलास मुनक्किद किया गया था। भारत की रॉ तंजीम के हेडक्वार्टर से देश पांडे नामी हेड इंचार्ज आया था। उस हेड इंचार्ज देश पांडे को भी ये खौफ था कि फरहाद कहीं उसके दिमाग में भी ना पहुंच जाए। अबू दाऊद ने कहा, मैं योगा का माहिर हूँ, फरहाद मेरे करीब भी नहीं आ सकता। तुम मेरी रिहाइश गाह में रहोगे और तंजीम के लिए मरने वालों के सिलसिले में तफ्तीश करोगे। फिर हम फरहाद के खिलाफ नए मंसूबों पर अमल करेंगे। उस तंजीम के आला अहदेदारों को पूरा यकीन था कि अबू दाऊद का दिमाग मेरी ख्याल ख्वानी से महफूज है। इसीलिए देश पांडे नए मंसूबे बनाने चला आया था। उसने ताकीद की थी कि तंजीम के भी किसी फर्द को ये ना मालूम हो कि वो किस दिन किस फ्लाइट से लाहौर पहुंच रहा है, और ये भी कह दिया था कि किसी के यहाँ खाना खाएगा ना पानी पिएगा। अबू दाऊद का बावर्ची भी योगा का माहिर था, उस पर भरोसा किया जाता था। कोई ख्याल ख्वानी करने वाला बावर्ची के दिमाग में ना जा सकता था और ना ही उसके ज़रिए आसाबी कमज़ोरी की कोई दवा खिला सकता था। उस बावर्ची को ट्रैप करना ज़रूरी नहीं था। उसने देश पांडे के सामने सही खाना लाकर रख दिया था। मैंने अबू दाऊद के ज़रिए उसमें दवा मिलवा दी, जिसके नतीजे में वो कमज़ोरी महसूस करने लगा। मैंने उसके अंदर पहुंचकर उसे उस कमज़ोरी का इजहार नहीं करने दिया। उसने खाने के बाद मेरी मर्ज़ी के मुताबिक अबू दाऊद से कहा, मैं ज़रा लेट कर सफ़र की थकन दूर करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हम शाम को अहम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। अबू दाऊद उसे एक बेडरूम में छोड़कर चला गया। मैंने उसे बिस्तर पर पहुंचाकर उसके योगा की भी ऐसी की तैसी कर दी। उसे भी अपना मामूल बना लिया। यह सब कुछ बज़ाहिर आसान नज़र आ रहा था, लेकिन कोई काम आसान नहीं होता, उसे आसान बनाया जाता है। अबू दाऊद और देश पांडे तक पहुंचने में कई महीने लग गए। मैं आया था अपने बहनोई के कातिल को सज़ा देने, फिर एक के बाद एक गिरां खुलती गई। हमारे मुल्क में यहूदियों की मुनाफाखोरी, भारत की जासूसी और अमेरिका की दोगली पॉलिसी जाहिर होती गई, और मैं उलझते उलझते और मामलात सुलझाते सुलझाते आज रॉ तंजीम के 2 खास ओहदेदारों तक पहुंचा था। देश पांडे तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद आसाबी कमज़ोरी और तनवीमी अमल को भूल गया। शाम को अबू दाऊद के साथ गुफ्तगू शुरू करते हुए बोला, हुमैरा की कोठी में जो कुछ हुआ उससे साफ जाहिर है कि फरहाद उस लड़की के दिमाग में रहता है। अबू दाऊद ने यह जाहिर नहीं होने दिया था कि वो खुद हुमैरा का दीवाना होकर उस कोठी में जाने वाला था और उसे आने वाली मौत जमशेद राना को आ गई थी। उसने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी हाँ, ये जमशेद की हमाकत थी। अगर वो अपनी दीवानगी मुझे बता देता तो मैं उसे हुमैरा के हुसूल से बाज रखता, और ये तो मैं अपने ख़ास मातहतों को सख्ती से कहता रहता हूँ कि कभी किसी औरत के चक्कर में ना पड़ो, लेकिन अफसोस दीवाने कभी दानाओं की बात नहीं समझते। तुमने हुमैरा के सिलसिले में क्या किया है? अपनी तंजीम के तमाम अफराद को ताकीद की है कि वो हुमैरा से दूर रहें और उसे अपनी आवाज़ भी ना सुनाएं। आजकल यहाँ के आईजी की इस पर ख़ास तवज्जो है। हमारे आदमी मौके की तलाश में हैं, उसे कहीं भी गोली मार दी जाएगी। हमारी तंजीम में हुमैरा के अलावा भी ऐसे अफराद हो सकते हैं जो नादानिस्तगी में फरहाद के आला-ए-कार बन चुके हों। जी हाँ, लेकिन हम फरहाद के किसी आला-ए-कार को पहचान नहीं सकते, इसलिए हुमैरा को भी पहचान नहीं पाए थे। तंजीम के हेडक्वार्टर दिल्ली में इस मसले पर बहस हुई थी। वहाँ सबकी मुतफ़िका राय यह है कि पाकिस्तान में तंजीम को ज़्यादा फैलाया ना जाए। चंद सुराग रिसां फ़िलहाल यहाँ काम करें, बाकी तमाम को फारिग कर दिया जाए। और मेरी राय यह है कि यहाँ हम में से कोई ना रहे, हमारी जगह नए लोग आकर नए तरीक़ाकार से काम करें। फरहाद पुराने लोगों को तलाश करता रहेगा और नए लोग खामोशी और राजदारी से अपना काम करते रहेंगे। ये अच्छा आइडिया है, लेकिन पुराने वफादारों में तुम सबसे अहम हो। यहाँ के तमाम मामलात को अच्छी तरह समझते हो, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। अबू दाऊद ने कहा, मेरा एक दस्ते रास्त है, उसका नाम हमाद अली है। बहुत ही बासलाहियत और हाजिर दिमाग है।
मैं चाहता हूँ वो चंद माह की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली हेडक्वार्टर में जाए। वो ट्रेनिंग के बाद चीफ का ओहदा संभालने के काबिल हो जाएगा। तुम इतनी पुरजोर सिफारिश कर रहे हो तो हमाद ज़रूर दिल्ली जाएगा। आज रात 10 बजे हेडक्वार्टर से राबता होगा तो मैं हमाद के लिए इजाज़त हासिल कर लूँगा। देश पांडे भी मेरी मुट्ठी में था, फिर भला इजाज़त कैसे हासिल ना करता। उसने भी हमाद की तारीफ में इतने गुण गाए कि उस नौजवान को दिल्ली रवाना कर देने का हुक्म मिल गया। वो दोनों रात के 10 बजे कैप्टन शर्मा से ट्रांसमीटर पर बातें कर रहे थे। मैं उनके दरमियान मौजूद था और अपने मतलब की बातें उनकी जुबान से कहलवा रहा था। कैप्टन शर्मा ने कहा, अगर हमाद ऐसा ज़हीन और काबिल है जैसा कि बयान किया जा रहा है और ऐसा वफादार है जैसा कि उसके रिकॉर्ड से जाहिर है तो उसे कल ही फाइनल ट्रेनिंग के लिए भेज दो। अबू दाऊद ने पूछा, सर वो कहाँ रिपोर्ट करेगा? अमृतसर में रंजीत सिंह कॉलोनी में मैडम सरोजनी को हाजिरी देगा। मैडम सरोजनी फैसला करेंगी कि हमाद दिल्ली हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग हासिल करने के काबिल है या नहीं। उनकी गुफ्तगू से जाहिर था कि हमाद यानी पारस को मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजार कर दिल्ली जाने की इजाज़त दी जाएगी। मैंने पारस के पास आकर उसे तफसील से तमाम बातें समझा दीं। उसने कहा, ये लोग तंजीम के पुराने नमकखोरों को फारिग कर देंगे। इसका मतलब है रुखसाना, रेहाना और दूसरे वो लोग जो हमारी नज़रों में आ चुके हैं वो अब बेकार मोहरे बन चुके हैं। हाँ, रॉ तंजीम की बिसात पर कुछ नए मोहरे आ रहे हैं, मैं उनसे निमट लूँगा। पापा, ये रुखसाना मेरी हकीकत जानती है कि मैं हमाद नहीं हूँ। इसे अचानक छोड़कर जाऊँगा तो राज किसी के सामने भी उगल देगी। वो ऐसा नहीं करेगी। आज रात मैं उस पर अमल करके तुम्हें उसकी यादाश्त से गुम कर दूंगा। वो ऐसे भूल जाएगी जैसे तुम उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आए थे। तुम ये बाब बंद करो और बाबे हिंदुस्तान खोलो। ये तय पाया था कि देश पांडे हमाद को साथ लेकर यहाँ से अमृतसर जाएगा। वहाँ हमाद को मैडम सरोजनी के सामने पेश करके खुद दिल्ली चला जाएगा। रवानगी से कबल उन्होंने मैडम सरोजनी से राबता किया। उसे बताया कि वो शाम 4 बजे तक उसकी कोठी में पहुँचने वाले हैं। देश पांडे के चोर ख्यालात से ये मालूम हुआ था कि मैडम सरोजनी बड़ी सख्त और गर्म मिजाज है, पक्की बदमाश है। उसे शराब में ब्लैक डॉग और मर्दों में जवान छोकरे पसंद हैं। पुलिस वाले उसकी जी हुजूरी करते हैं और बड़े बड़े कातिल बदमाश उसके आगे घुटने टेक देते हैं। शराब से शुगर लगाने वाली योगा का हुनर नहीं जान सकती थी। मैं बड़ी आसानी से उसके अंदर पहुंच गया। मैंने सोचा था वो जो भी आजमाइशी हरबा इस्तेमाल करेगी मैं पारस को उससे आगाह कर दूंगा। सरोजनी के दिमाग से उन हरबों का तोड़ भी मालूम कर लूंगा। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। मैडम सरोजनी के ख्यालात ने बताया, वो ऐसी औरतों और मर्दों पर जुल्म तशद्दुद करती है जो भारत के खिलाफ जासूसी करते हैं। उस तंजीम में योगा जानने वाले बहुत कम थे और जो थे उनकी अक्सरियत पाकिस्तान में थी ताकि वो मेरी टेलीपैथी को बेअसर करते रहें। अब अमृतसर में 2 और दिल्ली में 3 योगा के माहिर थे। इब्तदा में पारस का साबका उनसे ही पढ़ने वाला था। उनमें से एक योगा के माहिर का नाम जल्लाद सिंह था। औरतों के मामले में भी वो जल्लाद था। उसके सरोजनी से गहरे ताल्लुकात थे। वो जल्लाद के मुतल्लिक बहुत कुछ जानती थी। उसकी सोच ने यह बताया, आजकल वो सिखों के जज्बा आज़ादी से बहुत परेशान था। वो खुद सिख था लेकिन भारत सरकार का वफादार था। आज़ादी के लिए जंग करने वाले सिखों के खिलाफ जासूसी करता था, जिसके नतीजे में सिख कौम के अफराद उसे लानत व मलामत करते रहते थे। चूंकि वो जासूस था इसलिए कोई सिख उसे अपने घर के दरवाजे पर देखना नहीं चाहता था। वो जिस गली मोहल्ले से गुजरता था लोग मोहतात हो जाते थे। ऐसे में वो सरकार के खिलाफ तखरीबकारी करने वाले सिखों का सुराग नहीं लगा सकता था। लेकिन वो बड़ा चालबाज था। उसने चंद मुखालिफ सिखों को खरीद लिया था। वो बज़ाहिर मुखालफत करते थे और दरपर्दा उसके लिए मुखबरी करते थे। खालिस्तान बनाने वाली सिख तंजीम की आइंदा कार्रवाइयों की रिपोर्ट जल्लाद सिंह तक पहुंचा दिया करते थे। वो पूरी सिख कौम की नज़रों में कांटों की तरह चुभने के बावजूद बड़ी कामयाबी से जासूसी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। जब पारस वहां पहुंचा तो सरोजनी एक सोफे पर जल्लाद सिंह के पहलू में बैठी ब्लैक डॉग पी रही थी। उसने पारस को सर से पांव तक ऐसे देखा जैसे बुढ़ापा ललचाई हुई नज़रों से जवानी को देखता है। वो बोली, देश पांडे, तुमने शाम 4 बजे आने को कहा था, घड़ी देखो 8 बज रहे हैं। देश पांडे बोला, हमाद को सरहद पार करानी थी। मैं पासपोर्ट से आया हूँ और ये गैर कानूनी तौर पर, इसलिए देर हो गई। वो नागवारी से बोली, तुम जानते हो ये मेरे पीने का वक्त है। इस जवान को गेस्ट हाउस में पहुंचा दो, मैं रात के खाने पर मिलूंगी। जल्लाद सिंह ने पूछा, तुम्हारा नाम हमाद है? पारस ने जवाब दिया, अभी मिस्टर पांडे ने मुझे हमाद कहा है, क्या ऊंचा सुनते हो? वो गुर्रा कर बोला, शट अप, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो।
मैं सिर्फ अपने सीनियर के आगे जवाबदेह हूं और अभी तक ये नहीं बताया गया कि मेरा सीनियर कौन है। वो अपना सीना ठोंक कर बोला, मैं हूं और तुम मेरे मातहत हो। पारस ने कहकहा लगाकर कहा, तुम मेरे मातहत बनने के काबिल नहीं हो और सीनियर बनने की बात करते हो। वो उछलकर खड़ा हो गया। देश पांडे ने फौरन ही दरमियान में आकर कहा, प्लीज जल्लाद सिंह, ये तुम्हें जानता नहीं, मैं इसे समझाता हूं। वो गरज कर बोला, तुम समझाए बगैर इस गधे को यहां क्यों लाए हो? गधे की आंख से देखोगे तो दूसरे गधे ही नजर आएंगे। मैं गधे की आंख से देख रहा हूं, तू मुझे गधा कहता है? वो उछल कर आया, रास्ता रोकने वाले देश पांडे को एक हाथ मार कर हटाया। फिर उसने पारस को कराटे का हाथ मारा। वो हाथ खाली गया। उसने पैंतरा बदलकर दूसरा हाथ आजमाया, फिर तीसरा हाथ। इसके बाद घूम कर किक मारी। मैडम सरोजनी और देश पांडे दम बखुद होकर देख रहे थे और हर हमले पर सोच रहे थे कि इस बार हमाद नहीं बचेगा। लेकिन वो बड़ी सफाई से बच रहा था, बड़ी महारत से उसके हमलों को नाकाम बना रहा था। खुद हमला नहीं कर रहा था, उसे थकाता जा रहा था। जल्लाद सिंह के बारे में मशहूर था कि उसका एक हाथ खाने वाला खून थूकने लगता है और वो एक ही हाथ मारने के जुनून में पागल हो रहा था। हर नाकामी पर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दिमाग पूरी तरह गर्म होता जा रहा था। सरोजनी के सामने नाकाम और कमतर होने की तौहीन बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। इसलिए बाकायदा हमले नाकाम होने लगे तो वो बेकायदा बेतुके हमले करके किसी तरह उसे एक हाथ मारकर कम से कम 1 पॉइंट हासिल करना चाहता था। लेकिन क्या बदबख्ती आई थी कि एक भी पॉइंट हासिल नहीं हो रहा था। वो कई बार हमला करने के नतीजे में दीवार से जा टकराया, कई बार फ्लाइंग किक मारने की खुशफहमी में उछलकर फर्श पर गिरा और हर बार जख्मी होता रहा। चोटें लगती रहीं, हड्डियां तड़कती रहीं। मुकाबिल से मार खाए बगैर लहू लहान होता रहा। जब सारे दाव और हथकंडे आजमा लिए और वो मुकाबिल का कुछ ना बिगाड़ सका तो ड्राइंग रूम की चीज़ें उठा उठाकर उसकी तरफ फेंकने लगा। गुलदान, कुर्सियाँ, मेज़ की कोई चीज़ नहीं छोड़ी और कोई चीज़ भी पारस के जिस्म को छू ना सकी। और एक तरफा जंग का यही नतीजा उसे पागल कर देने के लिए काफ़ी था। जब मैंने देखा कि वो बुरी तरह जख्मी हो गया है तो उसके गुस्से से खोलते हुए दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक एक भड़क मारी, फिर कहा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे मार डालूंगा या मर जाऊंगा। ये कहते ही उसने दौड़ते हुए जाकर सर को दीवार से टकराया, धड़ाम की आवाज़ के साथ टकराकर पीछे आया, फिर आगे जाकर दीवार से टकराया और इसी तरह पीछे जाकर फर्श पर पारस के कदमों के करीब गिर पड़ा। जल्लाद सिंह के मुसल्ला गार्ड्स बड़ी देर से वहां आए हुए थे। उन्हें सरोजिनी ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। उसने और देश पांडे ने ऐसी जंग पहले कभी नहीं देखी थी। पारस सही सलामत खड़ा हुआ था और उस पर हमले करने वाला और ज़बरदस्त समझा जाने वाला अपने लहू में डूबा हुआ उसके कदमों में पड़ा था। मैडम सरोजिनी ने गार्ड्स को हुक्म दिया, इसे उठाकर ले जाओ और मरहम पट्टी करो। वो लोग उसे उठाकर ले गए। सरोजिनी ने देश पांडे से कहा, तुम पाकिस्तान से अच्छा दाना लाए हो, ये शाहजोरी के पहलू से खूब है, इसे बाकी पहलुओं से भी आजमाया जाएगा। इसे मेरे पास छोड़ो और तुम जाओ। देश पांडे चला गया। पारस ने सरोजिनी से पूछा, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं शाहजोर हूं? तुमने नाकाबिले शिकस्त समझे जाने वाले शाहजोर को शिकस्त दी है। मैंने कोई जोर नहीं आजमाया, उस पर हमला नहीं किया, उसके खिलाफ अपनी ताकत नहीं आजमाई। फिर तुमने मुझे पहलवान कैसे मान लिया? वो मुस्कुराकर बोली, वाकई तुम अपनी तकनीक से बचते रहे, तुमने उस पर एक उंगली नहीं रखी, फिर भी वो लहू लहान हो गया। तुम बहुत चालाक और फुर्तीले हो। वो करीब आकर उसके बाजू पर हाथ फेरते हुए बोली, बॉडी बिल्डर हो। ये चट्टान जैसा जिस्म बता रहा है कि बहुत ताकतवर हो, किसी को दबोच लोगे तो वो फड़फड़ा कर रह जाएगा। वो एक हाय के साथ और करीब हुई। पारस ने दूर होकर पूछा, माई मुझे काम बताओ या आराम की जगह बताओ। वो एकदम से भड़क कर चीखती हुई बोली, क्या तुमने माई किसको कहा है? पारस ने कहा, यहाँ और तो कोई नहीं। वो पूरी कुव्वत से चीख कर बोली, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, फौरन माजरत चाहो और मुझे मैडम कहो। वो बोला, जब कोई औरत मिस यानी कवारी नहीं रहती और किसी की मिसेस भी नहीं रहती, और जब वो जवान नहीं रहती और बूढ़ी कहलाना नहीं चाहती, तो उसका भरम रखने के लिए उसे मैडम कहा जाता है। क्या मैं भी तुम्हारा भरम रखने के लिए तुम्हें मैडम बोलूं? इस अंग्रेजी लफ्ज़ मैडम का हिंदी तर्जुमा माई होता है। वो गुस्से से बिफर कर बोली, तुमने फिर मुझे माई कहा, तुम सुअर के बच्चे। पारस ने उसकी ठोड़ी के नीचे से दोनों जबड़ों को अपने पंजे में जकड़ लिया, फिर कहा, सुअर का पंजा नहीं होता, देखो ये शेर के बच्चे का पंजा है। सरोजनी के दीदे फैल गए।
हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। यूं लग रहा था जबड़े की हड्डियां तड़क रही हैं और दांत टूटकर बाहर आने वाले हों। पारस ने उसे छोड़ दिया। उसे धक्का देकर सोफे पर फेंकते हुए बोला, देश पांडे को बुलाओ, मैं उसके साथ आया हूं। वो सही मानों में इंसान है, मैं सिर्फ उसका हुक्म मानूंगा। देश पांडे ने दरवाजे पर आकर कहा, शाबाश हमाद, तुम ऐसे कीड़े मकोड़ों के मातहत नहीं रहोगे। मेरी सरपरस्ती में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरे साथ आओ। पारस उसके साथ जाने लगा। सरोजनी सहमी हुई सोफे पर पड़ी थी, अपने मुंह से बहने वाले खून को पोंछ रही थी और सोच रही थी, हमाद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये देश पांडे तुझे मेरी कोठी से ले गया है, लेकिन अमृतसर से नहीं ले जा सकेगा। मैंने उसके ख्यालात पढ़कर पारस को बताए। वो देश पांडे के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। वो इंटेलिजेंस के दफ्तर की तरफ जा रहे थे। पारस ने कहा, मिस्टर पांडे, आपको सरोजनी के खिलाफ मेरी हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। पंजाब के लोग हिंद सरकार के खिलाफ हैं। सरोजनी और जल्लाद सिंह सिख हैं। वो मुझसे इंतकाम लेने के लिए सिखों को मेरे और तुम्हारे खिलाफ भड़का सकते हैं। पांडे ने कहा, ऐसा नहीं होगा। मैडम सरोजनी और जल्लाद सिंह तंजीम के वफादार हैं। आपस की लड़ाई में वो तंजीम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं फिर सरोजनी के पास आया। वो हेडक्वार्टर के आला अफसर कैप्टन शर्मा के नाम हमाद के खिलाफ रिपोर्ट लिख रही थी। उसने लिखा था, पाकिस्तान से आने वाला नया रिक्रूट नाअहल है, उसमें जहानत नहीं है। उसने इतना ही लिखा था। आगे लिखने वाली थी कि मैं उससे लिखवाने लगा। उसने यहाँ आते ही जल्लाद सिंह को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। फिर मेरी इज्जत पर हमला करना चाहता था। मैं किसी तरह उससे बच गई। देश पांडे खामखा उसकी हिमायत कर रहा है। वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ आया है। हम उसे पाकिस्तानी जासूस करार देकर गोली मार देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस इक़दाम से इत्तफाक करेंगे। मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आपने भी पांडे की तरह हमाद की हिमायत की तो मैं सिखों की बगावत में शामिल हो जाऊंगी। हमाद और पांडे को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मुझे आधे घंटे के अंदर जवाब दो। ये लिखकर उसने उस तहरीर को फैक्स किया। फिर जवाब का इंतज़ार करने लगी। फैक्स मशीन के पास ही टेलीफोन रखा हुआ था। मैंने उसे अमृतसर इंटेलिजेंस के चीफ से राबिता करने पर माइल किया। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। फिर राबिता होने पर बोली, मैं सरोजनी बोल रही हूँ, चीफ को बुलाओ। चंद सेकंड के बाद चीफ की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मैडम, मैं हाजिर हूँ, कोई खिदमत? वो बोली, देश पांडे एक मुसलमान नौजवान को मेरे घर से ले गया है। शहर की नाकाबंदी कराओ। उन दोनों को शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो जवाब में बोला, मैडम, देश पांडे का ताल्लुक हेडक्वार्टर से है। ये मेरे सीनियर ऑफिसर हैं। मैं इन्हें कहीं जाने से रोक नहीं सकता। तुम जानते हो हिंद सरकार मुझे खुश रखती है क्योंकि मैं सिखों की आज़ादी की तहरीक को मुख्तलिफ ज़राए से कुचलती हूँ। तो मेरा हुक्म नहीं मानोगे और मुझे नाराज़ करोगे तो सरकार का इताब तुम पर नाजिल होगा। मैडम, बेहतर है आप ये धमकी मिस्टर पांडे को दें, उनसे बात करें। फिर देश पांडे की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मैडम, क्या कह रही हो? वो बोली, मैंने हेडक्वार्टर एक रिपोर्ट फैक्स की है। उसका जवाब आने तक इस शहर में हमाद का रहना ज़रूरी है। तुम उसे ले जाओगे तो मैं अपनी कौम के सिख भाइयों की तहरीक में शामिल हो जाऊंगी। हिंद सरकार से पूछो मैं और जल्लाद सिंह पंजाब में कितने अहम हैं। बेशक हमारी खुफिया तंजीम में भी तुम दोनों की अहमियत है। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तंजीम की खातिर ज़ाती झगड़ों को भूल जाओ और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तंजीम को टूट फूट से बचाने के लिए हमाद को हथकड़ियाँ पहनाकर मेरे पास पहुँचा दो। हमाद को मैं लाया हूँ, उसे बाहिफाजत हेडक्वार्टर पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। वैसे फैक्स का इंतज़ार कर लो। देश पांडे ने रिसीवर रख दिया। आधे घंटे बाद फैक्स का जवाब मौसूल हुआ। लिखा हुआ था, मैडम सरोजनी, आपकी खुशी हमारी खुशी है। मैं इस फैक्स के ज़रिए मिस्टर देश पांडे को हुक्म दे रहा हूं कि वो हमाद को आपके हवाले कर दे। आप अभी इंटेलिजेंस ऑफिस जाएं और हमाद को कैदी बनाकर जहां चाहें ले जाएं, जो चाहें उससे सलूक करें। हम इसे पाकिस्तानी जासूस कहकर इस केस पर मिट्टी डाल देंगे। वो इस हुक्मनामे को पढ़कर खुश हो गई। उसे तय करके अपने गिरेबान में रखा। आईने के सामने आकर अपना मेकअप दुरुस्त किया क्योंकि कैदी हमाद को अपने बेडरूम में लाने जा रही थी। जब आईने ने बताया कि वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत और जवान लग रही है तो गुनगुनाती हुई बाहर आई। पोर्च में उसकी गाड़ी थी। वो दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। कोई नहीं जानता था उसका अगला लम्हा जिंदा होगा या मुर्दा। उसने इग्निशन में चाबी घुमाई। एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। मैं उसके चीथड़े होने वाले दिमाग से निकलकर अपनी जगह हाजिर हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सरोजनी यूं यकलख्त नाबूद हो जाएगी। क्या शानो शौकत से जी रही थी। हिंद सरकार को अपने काबू में रखा हुआ था।
सोच रही थी कि सिखों की बगावत को भड़का दे, मगर खिलाफ तवक्को उसकी गाड़ी में मौत के शोले भड़क गए। मैंने पारस को उस औरत का अंजाम बताया। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजने लगी। चीफ ने रिसीवर उठाकर सुना, फिर कहा, यस सर, मिस्टर पांडे यहाँ मौजूद हैं। उसने रिसीवर दिया। पांडे ने रिसीवर कान से लगाकर कहा, मैं पांडे बोल रहा हूँ सर। दूसरी तरफ से कैप्टन शर्मा ने कहा, आंखों के साथ जहन भी खुला रखा करो। सरोजनी का दिमाग चल गया था। वो ऐसे हुक्म दे रही थी और ब्लैकमेल कर रही थी जैसे दिल्ली के तख्त पर बैठी हो। तुम्हें उसी वक्त उसका किस्सा तमाम कर देना चाहिए था। बहरहाल मेरे खास मातहत ने बताया है कि उसका ऑपरेशन कामयाब रहा है। कार के धमाके से बेचारी मैडम के चीथड़े उड़ गए हैं। सर, ये तो कमाल हो गया। अब ना हम ब्लैकमेल होंगे और ना ही सिखों की बगावत को तकवीयत मिलेगी। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।